सर जैसा कि सर ने कभी पेपर जो है पूरी तरीके से आपका फंस चुका है। और इतना ही नहीं भाई, आज का जो पेपर देख के तो भाई आप मानो चाहे ना मानो, मुझे ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि आज का जो पेपर है उसमें लगभग की जो ये 15 दिन की क्लासेस हैं, यानी 15-20 दिन की जो क्लासेस हैं, ठीक है, 15-20 दिन की जो क्लासेस हैं, तो 15-20 दिन की क्लासेस में लगभग कुछ नहीं तो 25 क्वेश्चन आपके फंसे हैं। कितने हैं? 25 क्वेश्चन से ज़्यादा फंसे हैं। आप कहोगे सर आप तो बातें मार रहे होगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं, 1-2 दिन का वेट करना होगा। 1-2 दिन में हम क्लास और क्लास के साथ क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, और फिर आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जब हम करंट की क्लास लेते हैं तो उसमें आपको हम यानी इमेज दिखाते हैं, इमेज के नीचे फुल फॉर्म दिखाते हैं, और वो पूरा डिट्टो का डिट्टो आपका छपा हुआ है। ठीक है, तो बातें तो कम करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि क्वेश्चंस की। तो चलिए, यहां पे पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन है आपके, और इस क्वेश्चन में जरा हम लोग ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? देखिए, ग्रीन फाइनेंस का मतलब क्या है? ग्रीन फाइनेंस का अर्थ यहां पर यह है कि जो हरित आपका डेवलपमेंट है, हरित विकास से संबंधित है। तो आप बताइए, उच्च कार्बन उत्सर्जन के लिए जाने वाला उद्योग के विकास को सुविधाजनक, तो जहां कार्बन होगा तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो भैया दोनों ऑप्शन जिसने गलत लगाए हैं बिल्कुल सही है। जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को वित्त पोषित करके, ये भी नहीं है, परंतु पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा के। भाई ये जिसका भी पेपर है वो 1 नंबर अपने आप को दे सकता है। ठीक है, हाँ, ये पेपर जिसका भी है तो 1 नंबर वो अपने आप को दे सकता है। नेक्स्ट है व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर। अब यहां पे जीएसटी को लेके कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको भी जीएसटी के बारे में पता है कि जीएसटी जो है 101 आपका अमेंडमेंट है, यानी संशोधन है। इतना ही नहीं, आपने ये भी पढ़ा कि 2017 में ये आपका लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि जीएसटी में 5 आपकी दरें हैं। कितनी दरें हैं? 5, 0, 5, 12, 18 और 28। अब ये बताइए, जब आपकी 5 दरें हैं और इसमें साफ साफ लिखा है उच्चतम, क्या लिखा हुआ है? उच्चतम, और यहां पे लिखा है व्हाइट गुड्स। अब एक प्रश्न बनता है, ये व्हाइट गुड्स होता क्या है? व्हाइट गुड्स का मतलब जो भी वैल्यूबल होता है, जो यानी कीमती सामान, कीमती का सामान, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये यानी कि हाई, तो व्हाइट गुड्स उसको कहते हैं। तो भाई इस पर कितना है? तो 28%। पर आपको कुछ ऐसे भी व्हाइट गुड्स है जिसपे कि 18% है। ठीक है, तो 18% की संभावना लगभग कम है, तो हम जो जाएंगे वो ए के साथ जाएंगे, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा वन है। तो मुझे लगता है सबको पता है। अगर ये आपसे पूछता कि भाई आपका जो भारत का पहला, तो आप अगर पहले की बात करते तो ये आपका पहला हो जाता जिम कॉर्बेट, जिसका नाम हेली भी था, जिसका नाम हेली भी था, ये आपका पहला हो जाता। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा पूछा गया है, सबसे बड़ा पूछा गया है, कान्हा है, गिर है, सुंदरवन और जिम कॉर्बेट। तो सबको पता है भाई सुंदरवन क्या है? सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और रॉयल टाइगर के लिए, किसके लिए है? तो रॉयल टाइगर के लिए आपका है, यानी बंगाल टाइगर के लिए है, आपका बहुत ज्यादा फेमस है। भाई कौन भाग रहा है? सबको पकड़ लाओ। आगे है लठमार होली। मुझे लगता है कि लठमार होली अगर कोई नहीं जानता है तो उसको पढ़ना बेकार है। और भैया अगर वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, तो अगर भारत में रहना है तो भैया राधे राधे कहना है। तो ये लठमार होली जो है बरसाना, बरसाना क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, जो राधा रानी कहां से? तो बरसाना से थी। ठीक है, कुछ दिनों पहले मूवी भी आई थी टॉयलेट, आपने देखा होगा, उसमें भी आपको अच्छे से दिखाया गया है। तो लठमार होली जो है वो आपके बरसाना से रिलेटेड है। चलिए आते हैं 117, यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क। अब ये ट्रैफिक पार्क के बारे में पूछा जा रहा है, ट्रैफिक पार्क कहां पे है? तो ये जो ट्रैफिक पार्क है ये आपका प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में, और प्रयागराज में धोबी घाट है। कहां, क्या है जी? धोबी घाट। तो वहां पर आपका पहला ट्रैफिक पार्क आपका ये बना है, धोबी घाट पर। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, धोबी घाट पर है। आगे शायद आप में से किसी ने देखा होगा, मुझे लग रहा है कि मतलब सैटरडे के पहले जब आपका एग्जाम शुरू हुआ था 23 या 24,
24 तारीख की क्लास में ही मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया है, PMJDY, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सरकार की योजनाएं हो, मुख्यमंत्री की हो, कोई भी हो, हमेशा 5 की टेबल याद रखिएगा। 5 का पहाड़ा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 5 का पहाड़ा पढ़िए और 5 के पहाड़े से जो भी योजनाएं रिलेट करे वो पेपर में आने की संभावना 100% होती है। जैसे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15। तो भैया ये योजना जो है 28 अगस्त 2014 को आपको लॉन्च हुई। तो 2014 से अब आ गया है अगस्त का महीना। आज आपको अच्छे से पता है 30 तारीख है, 2 दिन पहले 28 था, यानी कि 10 साल इस योजना के पूरे हो गए। इसलिए यह क्वेश्चन पेपर में आना तय था, पहले ही हमने आपको बता दिया था। फिर आपका है कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? भी नहीं करता है। आप देखिए, पहले तो यदि आप भारत में रहते तो कम से कम पड़ोसियों को ध्यान दोगे कि भाई कौन से पड़ोसी है कि नहीं है। तो भाई इसके लिए आपको एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हमने आपको पढ़ाया है कि भाई बचपन में एमबी की बात किया है हमने, एमबीए की बात आपको नहीं किया है। यहां पर भी आप देखिए बचपन का ही है। जैसे बांग्लादेश है, चीन है आपका, फिर आपका पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, फिर आपका भूटान। तो ये आपके 6 पड़ोसी देश है, ठीक है। हाँ, तो मालदीव इसका आंसर नहीं होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है, तो मालदीव इसका आंसर आपका हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? शाम को 6 बजे क्लास लेते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वाली क्लास में तो नहीं, पर शाम की 6 बजे वाली क्लास में ये क्वेश्चन हमने कई बार आपको बताया है, जहां पे हमने स्पष्ट आपको ये बताया है औपनिवेशिक। तो जैसे प्लासी का युद्ध है और बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध से ये निर्णय हो जाता है कि भारत में अब जो शासन होगा वो किसका होगा? वो अंग्रेजों का होगा। बक्सर के युद्ध से यह निर्णय होता है, परंतु प्लासी के युद्ध से यह निर्णय होता है कि औपनिवेशिक, यानी कि जो औपनिवेशिक जो बात करते हैं वो आपका किससे निर्णय होता है? तो वो आपका प्लासी के युद्ध से, जो कि 1757। और इसी के तहत क्या होता है? कलकत्ता में, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में पहली एक कोठी बनाते हैं। कलकत्ता में पहली क्या बनाते हैं? ये कोठी आपका बनाते हैं। आगे, वांडीवास का युद्ध आपको अच्छे से पता है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था, ठीक है। फिर कहां है? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। तो भाई शहरीकरण होगा, यानी अगर अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन में क्या होगा? वायु प्रदूषण में कमी होगी। क्या लगता है? वायु प्रदूषण में कमी होगी जब शहर बढ़ेंगे? हो ही नहीं सकता है। पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। कैसे होगा? सारा कचरा तो नीचे जाएगा। बढ़ी हुई हरियाली, अब जब शहर बनेंगे तो हरियाली कैसे होगा? हाँ, मेन क्या होगा? उच्च कार्बन उत्सर्जन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन लगे कि सर इस क्वेश्चन को और डिटेल कीजिए तो आप कमेंट करिए, उसको और हम डिटेल करेंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। चलिए आगे प्रश्न आते हैं। रैंसमवेयर शब्द का अर्थ है। भाई रैंसमवेयर अक्सर आप लोग सुनते हो, इस समय आप देख रहे हो कि जैसे फोन कॉल आता है, कई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम बात बताते हैं, तुरंत ही फोन कॉल आता है और फोन कॉल आने के बाद से आपके खाते से पैसा कट जाता है, या कोई पॉपअप आता है, मैसेज आता है और आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है। तो इस प्रकार के कई सारी गतिविधियां होती हैं। तो लिखा है ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवायरस है जो कि आपको फाइलों को एन्क्रिप्टेड करता है। आगे, सदगदी पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, किसकी रचना है? सदगदी पुस्तक। तो भाई सदगदी जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। हिंदी वाले सर ने आपको कई बार पढ़ाया होगा सदगदी के बारे में। यह जो रचना की गई थी ये 1930 में थी। इसी तरीके से यानी मुंशी प्रेमचंद की और है, जैसे कि आपकी रचना दो बैलों की कथा है, ठाकुर का कुआं है, ईदगाह है ना, ये भी इनकी ही रचनाएं हैं। किनकी? तो प्रेमचंद की, ठीक है। याद रखिएगा फिर से, दो बैलों की कथा है, फिर आपका ठाकुर का कुआं है, ईदगाह है ना, ये भी रचनाएं इन्हीं की हैं। आंसर दिख नहीं रहा है, ठीक है, और जूम कर देते हैं हम।
ठीक है, चलिए आगे हम बातें हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? कुछ दिनों पहले ही हमने भारत रत्न टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें आपको हमने बताया था कि भाई पीवी नरसिम्हा राव को अभी हाल ही में मिला है, चौधरी चरण सिंह को हाल ही में मिला है आपको, और लाल बहादुर शास्त्री पहले वो व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत आपको प्राप्त हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, यानी मनमोहन सिंह को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, तो मनमोहन सिंह इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई? अब देखिए शासक शब्द लिखा है, अब ये गलत है, शासक तो हो ही नहीं सकता है, गवर्नर या वायसराय लिखना चाहिए, पर कोई बात नहीं। यहां पे सही आंसर क्या है? लॉर्ड मेयो। आपने कई बार पढ़ा है, आपका जो आंसर है 1872 और 1881। चूंकि लॉर्ड मेयो है, 1872 में लॉर्ड मेयो है और 81 में लॉर्ड रिपन है, ध्यान देना है। 1872 में लॉर्ड मेयो है, 81 में लॉर्ड रिपन है। का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि किसी की वेबसाइट को कैप्चर कर लेना, हाईजैक कर लेना। तो यहां पे हो जाएगा वेब हाईजैकिंग, यानी कि आपने क्या कर लिया, किसी की वेबसाइट को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। ठीक है, आगे, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? मुझे लगता है 5 या 6 दिन पहले का क्वेश्चन है ये। करंट अफेयर्स में मैंने 5 या 6 दिन पहले ये क्वेश्चन मैंने आपका रखा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो याद रखिए तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तो तीस्ता नदी है। ठीक है, तीस्ता नदी के कारण आपका विवाद है। प्रथम विश्व युद्ध आपका बिल्कुल है भैया, ये किसने गलत कर दिया? 1930 कैसे होगा? इतना प्यारा सा क्वेश्चन है। 1914 यहां पे लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध लिखा है भैया। 2 युद्ध थे, एक आपका 1914 से 18 था और दूसरा आपका 1939 से 45 था। तो भैया ये युद्ध थे। मुझे लगता है उसे एसएससी मेकर ज्वाइन करना चाहिए जिसने ये पेपर किया है। थोड़ा सा बेचारा कमजोर रह गया है, कोई बात नहीं, उसको हमारी क्लास मिल नहीं पाई है। हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कई बार आपसे कहा है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे हड़प्पा जो है सबसे बड़ा स्थल था, हड़प्पा यहाँ का सबसे बड़ा एरिया था, इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे, भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी या मनमोहन सिंह या एचडी देवगौड़ा? देखिए मोदी जी को आप लोगों ने, कई लोगों ने सोचा, लेकिन भाई इसने नहीं सोचा, अच्छी बात है ना। 2017 में आया। अब यहाँ पे देवगौड़ा, तो इसको लगा होगा कि भाई देवगौड़ा के समय हम पैदा नहीं थे, तो इसलिए इसको तो काट ही दिया उसने। ठीक है, अब मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मनमोहन सिंह के समय कुछ बातें चली थी, लेकिन जो यहाँ पे जीएसटी के जनक जो कहे जाते हैं, ये आपका एक समिति थी जिसका नाम था केलकर समिति। कौन सी समिति थी? केलकर समिति। अब चूंकि केलकर समिति थी तो ये आपका था 2000 के आसपास, तो 2004 में तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनके समय ये बात उठी थी और इस समिति को फॉर्म किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सही आंसर है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। पूनम है, अंकित है, रवीना है, अंकिता है, अर्पित हैं, विशाल हैं। भी देखिए आप रेगुलर सुबह 6 बजे क्लास में आया करिए और शाम को 6 बजे। ठीक है, आपके सभी क्वेश्चन आपको लड़ेंगे, ये हम आपको लिख के दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही लड़ेंगे क्वेश्चन। आगे, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्लैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? तो आपने देखा होगा कि पहले एक नीली चिड़िया हुआ करती थी जो इस तरीके से उड़ा करती थी, जिसका नाम ट्विटर होता था। क्या होता था? ट्विटर होता था। इस ट्विटर को एलन मस्क ने खरीद लिया, फिर इसके बाद से इसका नया नाम कर दिया एक्स, और जब एक्स कर दिया तो एक्स करने के बाद इस पर कई सारे उन्होंने प्रयोग किए। उन्हीं में से एक प्रयोग था आपका फ्लिट्स।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स या ट्विटर। टिकटॉक जिसने भी लगाया वो हो नहीं सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि भाई टिकटॉक आपका बैन है, ठीक है, 2-3 साल हो चुके हैं, तो ये तो आ ही नहीं सकता था। लिंक्डइन, जो लिंक्डइन का हम कहें तो ये आपका जॉब प्रोफाइल है, यानी नौकरी वाला हिसाब किताब है, तो ये भी आंसर नहीं जा सकता था। थोड़ा सा बेचारा उसने पढ़ा नहीं हमारी क्लास को टेक्नोलॉजी से, इसलिए थोड़ा रह गया वो। आगे, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी अवलोकनों की संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों यानी अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल। तो नमूना लेना, माप करना, परिकल्पना या विश्लेषण। तो होता क्या, वैसे तो आपके ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, परंतु दे दिया गया है, तो इसका सही आंसर भाई इन्होंने सही लगाया है, वो हो जाएगा एनालिसिस करना, यानी कि विश्लेषण करना। एक यानी कि नियम के तहत चीजों को चेक करना या जांचना। ठीक है, आगे क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि ये जिसको क्वेश्चन नहीं आता होगा वो आज से पढ़ाई करना बंद कर देगा, है ना। हाँ, 133 नंबर जिसे नहीं आता होगा वो आज से पढ़ना बंद कर देगा, बिल्कुल पढ़ना बंद कर देगा। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। अब देखो भैया 21 किसने लगा दिया है, उसको बताओ, मेरी क्लास में आया करे भाई, 21 कैसे हो जाएगा, जबकि हमने आपको स्वतंत्रता के लिए 19 से 22 का हमने बोला भी था, और चूंकि बोलना है तो भैया 19 है। हाँ, अगर प्रेस के माध्यम से बोलना चाहते हो तो भाई एफ में चले जाओ। तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है बेचारा, है ना, बच्चा जो है हड़बड़ी में रहा है, अभी अभी तैयारी शुरू की है लग रहा है। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% हीरे संसाधित होते हैं यानी कि परिष्कृत होते हैं? तो भैया मुंबई है, जयपुर है, बड़ौदा है और सूरत है। तो आपको देखो, हीरो का शहर तो नहीं, हीरोइनों का शहर मुंबई जरूर है, और हीरो के लिए आप लोगों को अच्छे से पता है सूरत, है ना। तो सूरत में बहुत बड़ी बिल्डिंग आपकी बनी है, ठीक है ना, सूरत में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है। सर मेरा कल सेकंड में एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं, आप जो है पेपर को फाड़ कर रख दोगे, बिल्कुल यकीन मानो, धैर्य के साथ जवाब देना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, और पढ़ने के बाद मंद मंद मुस्कुराना, है ना, वो गाना ना, है ना, मंद मंद मुस्कुराना, मधुरम मधुरम, है ना, बस आप पेपर ऐसी तैसी कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण। अब ध्यान दीजिए, यह क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना, यानी जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण, तो ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन में कुछ यानी कि जो महोदय हैं वो कुछ कहना अलग चाहते हैं, कह कुछ अलग गए हैं, पर कोई बात नहीं। अगर 2011 की बात कहें, चाहे जो भी हम बात करें, तो 2011 में जो कि जो फॉरेस्ट का होता है, यानी फॉरेस्ट्री जो आपका कैलकुलेशन होता है, वो वन का जो जनगणना होती है, वनों की गणना होती है, जनगणना नहीं होती है, वो 2 वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है? 2 वर्ष में होती है, ठीक है, हर 2 वर्ष में होती है। जैसे अभी लास्ट टाइम जो हुई वो 2023 में हुई, लास्ट टाइम 2023 में भी, अब 2025 में होगी। अब चूंकि 2011 का पूछा है तो इसके हिसाब से आंसर आपका ये होगा, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा यहां पे दिक्कत है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता था, खुद ही उलझ गया है लेखक। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे भारतीय शास्त्रीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति मानी जाती है? आधारभूत कृति मानी जाती है। यहां पे देखिएगी, संगीत भी आ जाए और नृत्य भी आ जाए, नाटक भी आ जाए, यानी तीनों चीज हो जाए। तो भाई तीनों चीज देखिए, मनुस्मृति नहीं हो सकता, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कानून है। वेद आपका हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें श्लोक है, शुक्तियां हैं।
अर्थशास्त्र से कोई मतलब ही नहीं है, नाट्य शास्त्र बिल्कुल होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, तो भैया ये भरत मुनि की रचना है। किसकी रचना है, तो नाट्य शास्त्र जो है ये आपका भरत मुनि की रचना है। ध्यान देना है, भरत मुनि की रचना कौन सी है, नाट्य शास्त्र। भाई देखिए, आपको एनालिसिस देखना जरूरी है। ये एनालिसिस वैसा नहीं हम कराते हैं जैसे सभी टीचर कराते हैं, इसका ए हो जाए, इसका सी हो जाए, इसका बी हो जाए, उसका डी हो जाए। ये कोई एनालिसिस होता है? अरे एनालिसिस का मतलब होता है कम से कम भैया आंसर बता रहे हो तो एक दो पॉइंट और बता दो, इसलिए एनालिसिस देखा जाता है, ताकि एक दो पॉइंट और बताओगे तो कल जो पेपर होगा उसमें फंसेगा। ऐसा थोड़ी, अब भाई ये वाला पेपर तो कल नहीं आएगा ना, आप ही सोचो, ये वाला आएगा नहीं आएगा। तो एनालिसिस देखने का अर्थ क्या है कि कम से कम एक दो चीजें तो सर आप बताओ, है कि नहीं। आगे आईबीआरडी, आईबीआरडी को लेकर मुझे लगता है करंट अफेयर्स में मैंने एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार ये हमने आपको आईबीआरडी के बारे में पढ़ाया हुआ है। 1944 यानी कि 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और चूंकि वर्ल्ड बैंक का ही एक है और इसका मेन काम क्या है, जो मध्यम है, स्मॉल है, उनको क्या करना, ये वित्त प्रदान करना है। यानी यह एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जो छोटे व्यवसाय को माइक्रो फाइनेंस यानी कि ऋण उपलब्ध कराती है। बच्चे ने पहले इसी को काटा, उसके बाद से पता नहीं क्या किया, समझ में नहीं आया, फिर उसने ए पे चला गया, लग रहा थोड़ा सा डिस्टर्ब है बेचारा। तो इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण, नाम में ही लिखा था पुनर्निर्माण। भैया निर्माण तो तभी होगा ना जब आप किसी को ऋण दोगे, तो उसको सोचना चाहिए था। थोड़ा सा बेचारा कंफ्यूज हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ भैया आवाज पूरी आ रही है, कोई समस्या नहीं है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे इसी तरह बढ़ेंगे प्रेम से। अब आगे हम क्वेश्चन आते हैं हरित क्रांति, जिसने विकासशील देशों में, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की। अब देखिए हरित क्रांति, आपको कई बार प्रश्न आया है, जब हरित क्रांति आता तो एक चीज सामने आ जाती है, क्या आ जाती है भैया, पंचवर्षीय योजना। हमने कई बार आपको पढ़ाया है पंचवर्षीय योजना, और जब पंचवर्षीय योजना मुझे लग रहा है कल भी हमने आपको पढ़ाया था, कल शाम को 6 बजे वाली क्लास में, चाहो तो आप देख लेना। वहां पे हमने आपको बताया था भैया 66 से लेकर 69 तक ये आपका पंचवर्षीय योजना के दौरान एक गैप होता है जिसको प्रथम योजना अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट योजना यानी प्रथम योजना अवकाश। और इसमें क्या होता है, हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है हाइब्रिड सीड्स, यानी कि जो आपके उच्च किस्म की बीजें होती है, फिर इसके अतिरिक्त जो होगा उच्च किस्म के बीज के अतिरिक्त आपका जो सिंचाई होता है ये, फिर आपका रासायनिक खाद जो उर्वरक होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे क्या होगा, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा गया है, बिल्कुल मोनू प्रजापति, साधना पटेल, अंकित रवीना, सिंगल लाइफ, आशा रानी, बिल्कुल अजूबांजलि, सब लोगों को पता है, ये हमने पढ़ाया है। अब यहाँ पे जो आपका हरित क्रांति के जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन को कहा गया है। किसको कहा गया है, एमएस स्वामीनाथन को कहा गया है। जबकि विश्व में जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में किसको कहा गया है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो आपका कौन है, वो आपका बोरलॉग प्राइज है। याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार है, बोरलॉग प्राइज है। और एमएस स्वामीनाथन को अभी हाल ही में क्या दिया गया था, तो भैया हाल ही में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है।
यानी समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार, यानी किसी चीज को अधिक से अधिक। तो भैया देखिए, अगर किसी क्षेत्र के बारे में कहें तो ये तो क्रियानिष्ठ अनुसंधान हो नहीं सकता, वहां पे प्रयोग हो नहीं सकता, या तो व्यवहारिक करोगे या तो अनुसंधान विश्लेषण करोगे। तो अब आप क्या करोगे, वहां पर विश्लेषण करोगे। ठीक है, हाँ जी, विश्लेषण करोगे। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पे स्थित है? तो भाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका स्पष्ट आपका है। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पे है भैया? तो यूपी में। यूपी में कहां पड़ेगा? तो भैया झांसी चले जाओ। कहां चले जाओ? झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका स्थित है। देखिए, नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। आगे आते हैं। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? आपसे क्वेश्चन कह रहा है आर्कटिक परिषद। ये भी क्वेश्चन हमने कराया, लगभग 1.5-2 महीने हो चुके हैं ये इस क्वेश्चन को। ठीक है, आर्कटिक काउंसिल एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर करवाया था। तो संबोधित करने में कैसे मदद करती है? आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके, एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है, पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने वाले सदस्य देशों पर प्रतिबंध लगाकर, आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। देखिए, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, आप समझिए, आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते कोई भी काउंसिल हो। आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके ये आप कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनिमय करके जो सभी आर्कटिक देश हो जाए। तो सभी आर्कटिक देश कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। आर्कटिक में आर्थिक विकास और संसाधन निष्कर्षण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके। तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा इसका। जी हां, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मुझे लगता है ये क्वेश्चन जिसको नहीं आया उसे मतलब तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही पता है क्या कहा गया है? तो भैया इन्हीं को अजात शत्रु कहा गया है। ठीक है, अजात शत्रु भी कहा गया है। यही वो व्यक्ति है जिन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि दी गई है? देश रत्न। यही वो व्यक्ति हैं जिन्हें बाबू कहा जाता है। यही वो व्यक्ति हैं जो आपके यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके यही थे। मानव अधिकार में दोनों शामिल हैं। अब भाई मानव अधिकार आपको अच्छे से पता है, ह्यूमन राइट्स। तो भैया मानव अधिकार दिवस कब होता है? तो भैया 10 दिसंबर को आप मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट्स डे आप क्या करते हो? सेलिब्रेट करते हो। अब अधिकार और दायित्व होता है, स्वतंत्रता और दायित्व होता है, या अधिकार और विशेषाधिकार होता है, स्वतंत्रता और विशेषाधिकार होता है। तो याद रखिए, मानव अधिकार में क्या होता है कि मानव अधिकार का अर्थ क्या है कि राइट्स भी होता है और आपके कुछ आपके दायित्व भी होते हैं। यह ऐसा नहीं कि केवल और केवल स्वतंत्रता हो जाए। तो यहाँ पे कुछ आपके अधिकार भी मिलते हैं और कुछ आपकी दायित्व भी होते हैं कि इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है? फुलफिल करना है। स्पेस एक्स, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन शायद ही किसी को ना आया हो। हाँ, अगर मेरी क्लास देखा हो, मतलब कई बार फोटो लगा के इनका चेहरा लगा के कई बार आपको बताया है भाई एलन मस्क। सही जवाब लगाया भाई जिसने लगाया है। अंकटाड, याद करिए अंकटाड को लेकर कई बार हमने आपको बताया है भाई, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन।
तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अंकटाड कई बार आपको पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब यहां पे कह रहा है कि भाई किसने सुझाव दिया कि हर किसी का विशिष्ट रक्त समूह होता है, यानी ब्लड ग्रुप होता है। तो आपको पता है भैया, दो याद रखिएगा, एक ओ और एक आपका ए बी। जो ए बी जो है लेता है वो सबको देता है, तो ए बी जो है लेता है वो सबको देता है। और इसके बारे में जो ना तो डार्विन ने बताया, ना तो मेंडल ने बताया, ना तो लुईस पाश्चर ने, किसने बताया, लैंड स्टीनर ने बताया था। किसके द्वारा बताया गया, लैंड स्टीनर के द्वारा बताया गया था, ठीक है। हाँ, सोफिया किस देश की राजधानी है? अच्छा, कुछ दिनों पहले आपने ये भी देखा था कि जो सोफिया है, तो सोफिया को लेकर एक रोबोट भी था। सोफिया क्या था, एक आपका रोबोट भी था, ठीक है। और अक्सर आप लोग चर्चा पढ़ते, फिलहाल इस स्टूडेंट का सही जवाब हो गया है बुल्गारिया, ठीक है। सोफिया जो किस देश की राजधानी है, तो भैया सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है। भैया बगल का देश है जहां से हसीना भाग गई, सॉरी मतलब पीएम जो हसीना जी वहां से अपने देश में आई थी, शेख हसीना, बांग्लादेश है ना, उसकी राजधानी आपको पता ही है। अफगानिस्तान की राजधानी पता है? अच्छा, अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है आपको पता है? शोरा है। इसी तरीके से बेनिन, तो बेनिन भी एक आपका कंट्री है। हाँ जी, आगे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान, भैया क्षमादान की बात कर रहा है। 74 जो कार्यपालिका से संबंधित है, ये 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 72 आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं और इसके बाद हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो आपके तिवारी सर आएंगे, जो हिंदी के क्वेश्चनों को आगे की ओर ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बस सर थोड़ी देर में आ ही रहे हैं, तब तक दो क्वेश्चन है। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? सहकारी समिति, हाँ देखो भाई, विशाल प्रजापति को बिहार की राजधानी नहीं पता है, लग रहा है इनको पटना जाना पड़ेगा। तो सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो सदस्यों की सेवा करना है, अधिक धन जुटाना है, अधिक लाभ कमाना है या उत्पादन को बढ़ाना है। तो सहकारी समिति का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपस में यानी कि क्या करना है, वो अधिक लाभ कमाना होता है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है उसका मेन उद्देश्य होता है कि भाई किस तरीके से आपस में मिलकर लाभ को अर्जित किया जाए। सेवा करना किसी का काम नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, और दूसरा क्या है, लाभ कमाना भी होता है, उत्पादन भी बढ़ाना होता है, दोनों होता है। अब इसी तरीके से साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो भाई देखिए, डीआरडीओ तो आपको अच्छे से पता है, ये कई सारे अनुसंधान करती है, कई सारे मिसाइल्स वगैरह बनाती है। रा, तो ये अपनी एजेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे एनआईए भी जांच एजेंसी है। यहाँ पे कह रही कौन सी संस्था की बात कह रहा है, यहाँ पे देखिए संस्था की बात कह रहा है, तो यहाँ पे संस्था हो जाएगा सर्टिन, ठीक है। ये एक संस्था है जिसके माध्यम से आपकी चीजें होती हैं। तो ये आपने देखा यानी कि जीके जीएस के बारे में। अब जो हम बात करेंगे तो अब हिंदी वाले सर आएंगे, तिवारी सर आएंगे।